नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने एक नए वीडियो के साथ। जो वीडियो होने वाला है बेसिकली कहा जाए तो टोपोलॉजी के ऊपर में बीएससी पार्ट 3 का पेपर नंबर 5 के अंदर में एक प्यारा सा बुक है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज टोपोलॉजी का हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू। उससे पहले बताते चले कि आप सभी के लिए प्यारा सा ऐप बनाया गया है जिसका नाम है ठाकुर सर एकेडमी ऐप। इस ऐप के ऊपर में आपको 11-12 के और बीएससी के ऑल सब्जेक्ट के कोर्सेस मिलेंगे। इस ऐप से अगर आप जुड़ जाते हैं तो बीएससी के ऑल सब्जेक्ट 11-12 के ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई इस ऐप के ऊपर में होता है। कोर्सेस लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में है। हर कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आप चाहे तो चेकआउट करके देख सकते हैं। उसके बाद जो है सो आप चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ। कभी भी आपको नीड लगे कि आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चैट करना है तो वो सर आपके साथ चैट करेंगे। चैट का मतलब हुआ आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे इसको डिस्कस करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी है। ऐप पर बुक्स का पीडीएफ फ्री में है, पीवाईक्यू फ्री में मिल जाएगा आपको। उसके बाद यूट्यूब पर जितने भी क्लासेस चलती है इस सब का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर फ्री कोर्सेस में दिखाई देगा। ठीक है, तो देर ना करें, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करें और अपने पढ़ाई को बेहतर बनाएं। किसी भी तरह का समस्या हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9155545177। इस पे कॉल कर सकते हैं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिकली आज जो है, आज आप सीखने वाले पीवाईक्यू 2019 का, 21 का और 23 का। मतलब एक ही लेक्चर में आपका टोपोलॉजी का काम समाप्त हो जाएगा आज के सेशन में, अगर आप जुड़े रहे तो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सर 2019 के पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू मिथिला यूनिवर्सिटी का है, एलएनएमयू का है, मिथिला यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू है 2019 का। 2019 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स अगर नॉन एम्प्टी सेट है एंड डी जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स क्रॉस एक्स टू इनटू रियल नंबर। मतलब डी यहाँ पर जो देखा जाए तो डी के बारे में ये कहा गया कि डी एक फंक्शन है तो एक्स क्रॉस एक्स टू रियल नंबर डिफाइन कर रहा है। तो प्रूव दैट डी इज मैट्रिक इफ एंड ओनली इफ। क्वेश्चन बैंक में वैसे इफ लिखा हुआ था, मैंने इफ एंड ओनली इफ दोनों लगा दिया है, यानी हो सकता है एग्जाम में दोनों आ जाए। इफ एंड ओनली इफ में क्या है भैया कि डी एक्स वाई बराबर में 0, दैट इंप्लाइज एक्स बराबर वाई, और डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस में डी वाई जेड। मतलब डी अगर मैट्रिक स्पेस है, डी अगर मैट्रिक स्पेस है तो आपको ये दोनों कंडीशन प्रूफ करना है, और ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो डी मैट्रिक है, ये प्रूफ करना है। ठीक, इफ पार्ट में चलेंगे हम लोग। इफ पार्ट आई डबल एफ का मतलब होता है मेरे भाई इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। सबसे पहले चर्चा करेंगे इफ पार्ट का। इफ पार्ट में ये है कि भैया डी मैट्रिक अगर है एक्स के ऊपर में तो आपको प्रूफ करना है ये दोनों कंडीशन। तो हमने पढ़ा है मैट्रिक स्पेस का सेकंड कंडीशन M2 जिसको बोलते हैं हम लोग, M2 में पढ़ा है कि डी एक्स वाई बराबर 0 होता है तो एक्स बराबर वाई, जो कि पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन आ चुका है। और हमने M4 में पढ़ा है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होता है डी एक्स जेड प्लस में डी जेड वाई, ये नया एलिमेंट होता है और ये दोनों पुराना एलिमेंट होता है यहाँ का। और मैट्रिक स्पेस का सेकंड कंडीशन जो होता है जिसको M3 बोलते, सॉरी थर्ड कंडीशन जो होता है M3, उसमें ये होता है M3 में कि डी एक्स वाई बराबर में होता है डी वाई एक्स। तो इसके हिसाब से जेड वाई को हम लिख सकते हैं वाई जेड, और ये दूसरा कंडीशन हो गया अपने पास वेरीफाई। चौथा कंडीशन से ये लिखा और दूसरा कंडीशन से हम डी जेड वाई को वाई जेड लिख सकते। इफ पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सर वनली इफ पार्ट में। वनली पार्ट में क्या हुआ कि ये दोनों कंडीशन दिया हुआ ऐसा कंसीडर कर लीजिए, तब आपको प्रूफ करना है कि डी जो है वो मैट्रिक है, मैट्रिक ऑन एक्स। डी प्रूफ करना है कि डी मैट्रिक है किस पर, एक्स के ऊपर में। ठीक है, चलिए सर। तो सेकंड कंडीशन में अगर हम चलते हैं, सेकंड कंडीशन जो हमारे पास दिया हुआ है ये, उसमें दिया हुआ डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड आप प्लस में डी वाई जेड। हम इसमें रिप्लेस करेंगे, y के जगह x डालेंगे और z के जगह पर y डालेंगे। y के जगह पर x डालिएगा तो यहाँ x बन जाएगा डी एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू डी, यहाँ पर डालेंगे हम लोग y तो डी एक्स वाई बन जाएगा। ये अपने पास y के जगह पर x पहुंच गया है, z के जगह y है।
जब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। इससे बाई फर्स्ट से, अगर बाई फर्स्ट के हिसाब से x बराबर y, मतलब ये दोनों सेम है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इसको 0 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 2 dxy। 2 इधर ले आओगे तो dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0/2, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। m1 सेटिस्फाई हो चुका है। फिर चलेंगे सर हम लोग m2 के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ है वो एग्जैक्टली m2 ही है। m2 का मैथमेटिक स्पेस का सेकंड कंडीशन dxy बराबर 0 तो x बराबर y। उसके बाद चलते हैं सर फिर m3 निकालने के लिए। m3 में हम सेकंड इक्वेशन को पकड़ेंगे। सेकंड इक्वेशन का मतलब वो ये वाला सेकंड रिलेशन को पकड़ लेंगे, dxy लेस देन इक्वल टू dxz, आप फिर प्लस में dyz। इसमें जो है यहाँ yz भी लिख सकते हो और zy भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उल्टा करके आप yz भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे सर, हम यहाँ पर करेंगे क्या, z के जगह पर x डाल देंगे। तो यहाँ पर अपने पास dxy सेम रहेगा, ये x हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास x और z के जगह पर x। ये सेम होने की वजह से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर 0। ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास dxy लेस देन इक्वल टू dyx बचेगा। ठीक, इसका रिवर्स केस भी अगर हम प्रूफ कर दिए, रिवर्स केस का मतलब dyx इज ग्रेटर देन इक्वल टू dxy। तो x ग्रेटर देन, जैसे a लेस देन इक्वल टू किसी ने कहा b है, अब b लेस देन इक्वल टू a है, इसका मतलब ये होता है कि a बराबर b होगा। दोनों में कॉमन कंडीशन हम वही प्रूफ करने जा रहे हैं। फिर से इसको पकड़ लेंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे, x के जगह y के जगह पर x और z के जगह पर y। तो यहाँ बन जाएगा अपने पास x, ये y बन जाएगा अपने पास x। ये जो x के जगह y कर देना है, z के जगह पर y कर देना है, और इधर dx y के जगह x कर देना है और z के जगह पर y कर देना है। ये सेम है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो dyx लेस देन इक्वल टू बन जाएगा अपने पास dxy। ये हो गया अपने पास क्या, इस दोनों कंडीशन को देखते हुए दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए m3 इज सेटिस्फाइड। और m4 के बारे में बात करें तो m4 में क्या है सर, dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz और dyz होता है। इसको हम उल्टा कर सकते हैं, ये हमने लिखा है सेकंड कंडीशन से, इसको जो दिया हुआ गिवन सेकंड कंडीशन उससे लिख दिया, उसमें हमने इंटरचेंज कर दिया, इसको कर सकते हैं m2 के हिसाब से। तो इसका मतलब m4 एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए डी मैट्रिक स्पेस है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। चलिए सर, डी अगर मैट्रिक है, डी अगर मैट्रिक स्पेस है तो डी स्टार एक्स वाई जो होगा, इसका वैल्यू दिया है मिनिमम ऑफ 1 dxy। इसका मतलब होता है इस दोनों में जो छोटा वैल्यू होगा वो डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू होगा। तो प्रूफ करना है हमें डी स्टार जो है वो भी क्या है, मैट्रिक है। एक्स डी मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब डी जो है वो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, m1 m2 m3 m4। m1 कंडीशन क्या होता है, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा होता है dxy इक्वल टू 0 देन x बराबर y। तीसरा कंडीशन होता है dxy बराबर dyx। चौथा कंडीशन होता है dxy लेस देन इक्वल टू dxz और प्लस में dzy। तो m1 जो है सेटिस्फाई करना है, प्रूफ करना है हमें। हम जानते हैं कि dxy का वैल्यू कितना होता है सर, 0 से बड़ा, ये तो पता है इस कंडीशन से, क्योंकि डी मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है। इसका मतलब इस डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू 2 ही हो सकता है, या तो ये 1 होगा चाहे डी एक्स वाई होगा। 1 है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये है तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू 0 से ग्रेटर इक्वल टू होगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन में चलेंगे तो डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू 0 अगर होता है तो हमें प्रूफ करना है कि x बराबर y होगा। इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई का मिनिमम डिफिनीशन है मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई इक्वल टू 0। हम जानते हैं डी एक्स वाई बराबर 0 होता है, x बराबर y होता है। इसका मतलब x और y बराबर है तो डी एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, 0। और ये अगर 0 है तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0। मतलब इसको 0 होना ही पड़ेगा, इस दोनों में मिनिमम 0 लाना है। इसका मतलब इसको 0 होना ही पड़ेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको 0 होना ही है, तो मजबूरी है भैया कि x बराबर y लो, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए इसको 1 से कम होना चाहिए, इसका मतलब इसको 0 होना चाहिए। 0 अगर बन रहा है dxy, इसका मतलब x और y बराबर होगा। मतलब इसका वैल्यू 0 तभी होगा जब x और y बराबर होगा। डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू 0 तभी होगा जब x y बराबर होगा, इसलिए m2 सेटिस्फाइड हो चुका है। फिर m3 में चलेंगे, डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू मिनिमम ऑफ 1 dxy लिखा हुआ है।
ये दिया होता है डिफिनीशन। इसका मतलब डी एक्स वाई का वैल्यू या तो 1 होगा डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू, या डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू डी एक्स वाई होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अगर ये एक हो रहा है तो उस केस में हम समझ जाएंगे भैया कि डी एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, एक से ज्यादा। क्यों सर? देखो ये अगर इसका वैल्यू एक होना चाहिए, इसका मतलब ये छोटा वैल्यू होना चाहिए। तो ये अगर एक से ज्यादा होगा, चाहे एक होगा, तो उसी केस में हम ये लिख सकते हैं आंसर 1। दोनों में से दोनों सेम होगा तो 1 ही आएगा। अगर ये 2 हो गया, इसका मतलब तब होगा डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू कितना, 1। मतलब कहने का मतलब ये है कि डी एक्स वाई का वैल्यू 1 तभी होगा जब डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू 1 तभी होगा जब ये वैल्यू एक या एक से ज्यादा होगा। इसका मतलब इसको उल्टा कर सकते हैं M2 के हिसाब से, उल्टा कर लिख दिया डी वाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं डी वाई एक्स जो है वो डी वाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए डी स्टार वाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अगर इसको अगर उल्टा करके लिखा जा सकता है जो एक से ज्यादा है, इसका मतलब डी स्टार वाई एक्स का वैल्यू भी एक से ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं डी स्टार एक्स वाई बराबर में डी स्टार वाई एक्स कह सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू अगर डी एक्स वाई हो, मतलब ये अगर हो रहा है, इसका मतलब इसको एक से कम होना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों में हमें छोटा वाला चुनना है। अगर इसका वैल्यू चाहते हैं कि डी एक्स वाई आए, ये आए, इसका मतलब इसको एक से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में छोटा खोजना। तो छोटा अगर जब ये होगा तभी ना डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू डी एक्स वाई लिखोगे। जी सर। इसका मतलब इसको एक से कम होना है, इसको उल्टा कर सकते हैं M2 के हिसाब से, उल्टा कर लिख दिया डी वाई एक्स लेस देन कितना 1। डी वाई एक्स अगर एक से छोटा है, डी वाई एक्स अगर एक से छोटा है, इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा सर, वाई एक्स के बराबर होगा। ठीक। इसका मतलब डी स्टार वाई एक्स बराबर होगा किसके, डी एक्स वाई के। डी स्टार वाई एक्स बराबर होगा डी एक्स वाई के। मतलब इसका वैल्यू भी एक से छोटा था, और इसका वैल्यू भी ये इस कंडीशन में एक से छोटा था, और इस कंडीशन में भी एक से छोटा है, इसीलिए डी वाई एक्स का वैल्यू भी डी स्टार एक्स वाई के बराबर होगा। इसका मतलब डी स्टार एक्स वाई बराबर में डी स्टार वाई एक्स, M3 इज सेटिस्फाइड। M4 के लिए क्या करेंगे सर, M4 के लिए हमें प्रूफ करना है कि डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस में डी स्टार वाई जेड, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक। और हमें पता है कि डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू मिनिमम ऑफ डी एक्स वाई होता है। जी हाँ। डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू एक से कम अगर हो रहा है, चाहे एक के बराबर हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं एनी टर्म ऑफ ऑन RHS ऑफ फर्स्ट इज यूनिटी देन रिजल्ट इज प्रूफ। अगर मान लो कि इसका वैल्यू एक से कम और बराबर हो रहा है, इसका वैल्यू एक से कम बराबर हो रहा है, तो ये भी एक से कम बराबर, ये भी एक से कम, मतलब ये हो जाएगा अपने पास में 2, ये हो जाएगा अपने पास 1। इसका मतलब लेस देन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इसका मतलब ये डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू एक से कम हो रहा है, तो ये कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल है। बच गया कीजिए ये भैया, एक से डी एक्स जेड का वैल्यू अगर एक से कम हो तो हम लिख सकते हैं डी स्टार एक्स जेड का वैल्यू एक से कम हो, तो हम ये भी कह सकते हैं डी स्टार जेड वाई का वैल्यू भी एक से कम होगा। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अपने पास जो है डी एक्स जेड, डी स्टार एक्स जेड, इसका वैल्यू एक से कम, इसका वैल्यू भी एक से कम हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डी एक्स वाई इज डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई। अब ये एक से कम है, ये एक से कम है, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, डी स्टार एक्स जेड का वैल्यू बराबर होगा डी एक्स जेड के। और सिमिलरली डी स्टार जेड वाई का वैल्यू होगा डी जेड वाई के। यानी कि अगर एक से कम होगा, एक से कम होने का मतलब होता है, एक से कम होने का मतलब होता है कि ये आंसर लिखो, तो डी स्टार एक्स वाई है तो डी एक्स वाई आता है, डी स्टार जेड वाई होगा तो जेड वाई आएगा। तो यहां पर से हम ये कह सकते हैं भैया कि डी स्टार एक्स जेड को प्लस डी स्टार वाई जेड का सम हमें प्रूफ करना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डी एक्स वाई से। तो हम इसको तोड़ दिए डी एक्स वाई, इसको लिख दिए डी एक्स जेड, लिख दिए डी जेड वाई लिख दिए, दोनों का यूज कर दिए यहाँ पर। इस दोनों को हम कह सकते हैं डी एक्स वाई, किसके हिसाब से सर, M4 के हिसाब से। M4 का मतलब इसका M4 नहीं, डी का M4। ये जो लिखा हमने ये वाला, ये क्या लिखा, डी ऑन M4, M4 ऑन डी, M4 ऑन डी, M4 ऑन डी के ऊपर M4 लगाएंगे। तो अब ये डी एक्स वाई दे रहा है, इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका वैल्यू डी एक्स वाई तभी आएगा जब ये एक से कम होगा।
इसका मतलब मिनिमम ऑफ दिस जो है वो कितना होगा सर, डी एक्स वाई, इसका मतलब ये एक से कम है। यानी कह सकते हो यहां पर से कि इसको हम लिख सकते हैं डी स्टार एक्स जेड, सॉरी एक्स वाई, ये एक से कम है ना, इसका मतलब डी डी स्टार एक्स वाई, इसका डिफिनेशन डायरेक्ट लिख दो ना, डी स्टार एक्स वाई। हाँ, इसका मतलब यहां से कह सकते हैं M4 सेटिस्फाई है, इसलिए डी स्टार क्या है, मैट्रिक स्पेस है। अब चलते हैं सर एक और क्वेश्चन की ओर, दूसरा का ए कहता है एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, तो प्रूफ करना है एवरी क्लोज्ड स्फीयर इन ए क्लोज्ड सेट इज रिलेटिव टू डी मैट्रिक टोपोलॉजी ऑफ फॉर एक्स। मतलब कहता है यहां पर से कि अगर डी एक्स वाई मैट्रिक स्पेस है, तो प्रूफ करना है कि एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज सेट, जितना भी क्लोज स्फीयर होगा सब क्लोज सेट होगा। तो हमने कहा एमडी मैट्रिक स्पेस है, जी सर, और एस आर बिग ब्रैकेट एक्स नॉट जो है ये क्या होता है, क्लोज्ड स्फीयर होता है, जिसका सेंटर एक्स नॉट पर होगा, रेडियस आर होता है। ये मान लिया कि सर क्लोज्ड स्फीयर है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये क्लोज्ड सेट होगा। इसका मतलब इसका कंप्लीमेंट हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये ओपन होगा। एफ कोई सेट है, ये क्लोज्ड तभी होता है, ये क्लोज्ड तभी होता है जब एफ का कंप्लीमेंट क्या हो सर, ओपन सेट हो। ये क्लोज सेट तभी हो सकता है जब इसका कंप्लीमेंट क्या हो सर, ओपन सेट हो। तो यहां पर एस आर एक्स सी जो होगा उसको ओपन सेट प्रूफ करना है। अब ओपन सेट प्रूफ करें तो दो केस बनेगा, एक इम्प्टी एक नॉन इम्प्टी। तो इसको अगर इम्प्टी ले रहे हैं तो डिफिनीशन सीधा कहता है अगर इम्प्टी सेट होगा तो इसका मतलब कह सकते हैं ओपन सेट होगा, इम्प्टी सेट इज ओपन सेट। कंप्लीमेंट ओपन है, कंप्लीमेंट अगर ओपन होता है, कंप्लीमेंट अगर ओपन होता है तो सेट होता है क्लोज्ड। इसका मतलब कंप्लीमेंट हटा दो, क्लोज सेट हो गया। अगर एस आर एक्स नॉट कंप्लीमेंट अगर नॉन इम्प्टी होगा तो उस केस में हमें ये प्रूफ करना है कि ये ओपन सेट हो। ठीक, तो हम एक एलिमेंट लिए, अगर नॉन इम्प्टी है तो कोई एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट हमने क्या लिया सर, एक्स। अब मान लिया कि R1 एक R1 रेडियस है, R1 रेडियस जो इस प्रकार से डी एक्स एक्स माइनस में आर, इसका मतलब हुआ कि इसके सेंटर से एनी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है उससे आर कम लेंथ पर, कम लेंथ का मतलब उसके अंदर वाला स्फीयर पकड़ेंगे R1। जैसे देखो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है सर, यहां से यहां तक का लेंथ आर है, यहां से यहां तक का लेंथ सपोज करो कि भैया आर है, तो R1 क्या होगा सर, R1 जो है उससे छोटा लेंथ वाला होगा रेडियस स्फीयर, जो कि हमने यहां पर लिया कि छोटा लेंथ वाला स्फीयर है। वैसे डायग्राम दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आप डायग्राम दिखाओ, बस आपको यहां पर से जो प्रूफ करना है वो लिख दो, ये समझाने के लिए होता है और कोई विशेष बात नहीं होती। ठीक है, अब एक एलिमेंट पकड़ लिए हम लोग, एक एलिमेंट पकड़ लिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको मन हो तो आप लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, अब एक एलिमेंट पकड़ लिए हम लोग टी, जो एस आर वन एक्स है, मतलब एक ओपन स्फीयर एस आर वन एक्स का एक एलिमेंट लिया हमने टी। तो हम ये कह सकते हैं इसका मतलब ओपन स्फीयर का डिफिनीशन क्या होता है, ओपन स्फीयर का डिफिनीशन होता है कि डी सी एक्स जो है लेस देन आर होगा, तो इसका मतलब एस आर सी कहलाएगा ओपन सेट। इसका मतलब कह सकते हैं कि रेडियस से कम होता है ये, टी से एक्स तक का डिस्टेंस, सेंटर से एक्स तक का डिस्टेंस रेडियस से कम होगा। तो सेंटर हो गया एक्स, इसके मतलब पॉइंट हो गया टी, एक्स से टी तक का डिस्टेंस R1 से क्या होगा सर, कम होगा, R1 से क्या होगा सर, कम होगा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं मेरे भाई कि डी एक्स एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू कितना होगा, डी एक्स टी प्लस में डी टी एक्स नॉट। ये हमने ब्रेक कर दिया इसको, ये जो अपने पास में दिया हुआ था, ये तो खैर ये इस तरह से कहो तो ये थियरी है, डिफिनीशन है किसका, M4 के हिसाब से, बाय M4 समझो, M4 के हिसाब से डी एक्स एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स टी प्लस में डी टी एक्स एक्स नॉट। मतलब ये नया एलिमेंट आ जाता है, इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये दोनों पुराना रहता है। हम इसको इधर लेके चले गए, चला गया इधर सर, लेस देन इक्वल टू टी एक्स नॉट हो गया। अब इसका वैल्यू कितना था, डी एक्स एक्स नॉट का, डी एक्स एक्स नॉट का वैल्यू था हमारा, डी एक्स एक्स नॉट का वैल्यू था आर। इसका मतलब इसको लिख सकते हो R1 प्लस में आर, सॉरी इसकी यहां से निकालो, इसका वैल्यू आ जाएगा R1 प्लस में आर।
R1 प्लस में R, इसका वैल्यू कितना है सर R1, यहाँ से देख सकते हो कि इसका वैल्यू R1 से लेस देन है। तो ये R1 कैंसिल हो गया अपने पास में, तो बचा अपने पास में क्या, डी टी एक्स नॉट इज ग्रेटर देन R, इससे बड़ा होगा। बड़ा होने का मतलब ये हुआ कि सेंटर से टी तक का डिस्टेंस जो रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब टी आउटसाइड लाइज करता है। आउटसाइड का मतलब जो क्लोज्ड स्फीयर था उसके बाहर लाइज करता है। क्या करता है, बाहर लाइज करता है। इसका मतलब टी बिलोंग्स करता है कंप्लीमेंट से। अगर कोई सेट ए यहाँ है तो इसके बाहर वाला जो एरिया होता है ना, ये वो उसका कंप्लीमेंट होता है। तो जो एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका मतलब इसके कंप्लीमेंट में है, ये कंप्लीमेंट में है। इसका मतलब टी बिलोंग्स करेगा कंप्लीमेंट से, और टी बिलोंग्स करेगा एस आर वन एक्स नॉट सी कंप्लीमेंट से। इसका मतलब अच्छा ये दिया, ये हम लोग माने भी थे कि टी बिलोंग्स करता है एस आर वन एक्स एंड टी बिलोंग्स करता है एस आर एक्स नॉट कंप्लीमेंट से। इसका मतलब कह सकते हो कि टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट होगा। और ये जो अपने पास में ये ओपन सेट है, इसका सबसेट है ये। ऐसा ऐसा समझो बात कि कोई भी ओपन सेट अपने अंदर में एक ओपन स्फीयर रखता है, कोई भी ओपन सेट अपने अंदर में एक ओपन स्फीयर रखता है, तो उस केस में ये कहलाता है ओपन। ओपन सेट कंटेनिंग एन ओपन स्फीयर इज नोन एज ओपन। मतलब कोई भी सेट अगर एक अपने पास ओपन स्फीयर रखता है, इसको हम ओपन सेट बोलेंगे, और कंप्लीमेंट हटा देंगे तो क्लोज्ड बन जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। 2 का बी में है अपने पास में, इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओपन सेट्स इज ओपन सेट। हमें प्रूव करना है कि 2 ओपन सेट का इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा। तो G1 और G2 दो ओपन सेट ले लिए, किसमें सर, M में। M नहीं यहां पर लेकर के आप ले लीजिएगा X, M नहीं लेकर के X लिख दीजिएगा, क्योंकि X के ऊपर काम चल रहा है। इधर में भी, इधर में भी, यहां पर भी, इस क्वेश्चन में भी आपको M के जगह पे कर देना है X। M के जगह क्या कर देना है, X। X, X पे काम चल रहा है, X पे डिफाइन कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। प्रॉपर्टीज का नाम रहेगा वही, कंडीशन का नाम वही रहेगा, तो ठीक ही है। चलिए, बहुत शांत। तो दो हमने यहां पर से ओपन सेट ले लिया, एक का नाम रखा G1, दूसरा का नाम रख दिया हमने G2, जो X का मेंबर है। तो हमें ये प्रूफ करना है G1 इंटरसेक्शन G2 जो है ओपन सेट होगा। तो यहां भी दो कंडीशन एराइज होगा, एक कंडीशन तब जब इम्प्टी होगा तब, एक नॉन इम्प्टी होगा तब। तो पहला कंडीशन में ले लिया कि भैया G1 इंटरसेक्शन G2 क्या है, इम्प्टी है, और हमें दिया हुआ है कि G1 एंड G2 क्या है, ओपन सेट्स है। अगर ये ओपन सेट है, इसका मतलब G1 जो है 5 होगा, G2 5 होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें इम्प्टी के केस में, तो इंटरसेक्शन भी कितना होगा, 5। अब 5 है, इसका मतलब ऑलरेडी ओपन सेट है। अगर इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा तो एक एलिमेंट पकड़ेंगे और उसके अंदर में हम दिखा देंगे कि उसका ओपन स्फीयर रखता है। बस इम्प्टी है तो डिफिनीशन से, और नॉन इम्प्टी है इसका मतलब किसी भी सेट को अगर प्रूफ करना हो कि वो ओपन सेट है, इसका मतलब उसके अंदर में एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो G1 इंटरसेक्शन G2 जो है वो नॉन इम्प्टी है, यानी कि 5 नहीं है। उस केस में G1 और G2 जो अपने पास में दिया हुआ था कि ओपन सेट है, इसका मतलब कह सकते देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स R1 एंड R2 सच दैट G1 कंटेन्स एन ओपन स्फीयर SR1X और G2 कंटेन एन ओपन स्फीयर SR2X। दोनों ओपन सेट है G1 G2, तो ओपन स्फीयर कंटेन करता होगा। इस दोनों का जो छोटा वैल्यू है, ये मान लीजिए ओपन स्फीयर है SR1, ये अपने पास में ये अपने पास में SR2 है। इस दोनों में जो कॉमन वाला पोर्शन है, ये उसका नाम रख लिया SR, मतलब उसके अंदर में जो कॉमन में बनेगा स्फीयर, मतलब R जो है मिनिमम, दोनों में जो छोटा वाला होगा उसको पकड़िए। तो इसका मतलब कह सकते दोनों में छोटा वाला का नाम R अगर रख रहे हैं, इसका मतलब छोटा वाला का मतलब क्या हुआ, दोनों में जो कॉमन होगा सो। इसका मतलब कह सकते हैं ये जो ओपन स्फीयर है, ये दोनों में क्या है सर, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। उसका नाम रख लिया SR,
एक्स, तो एस आर एक्स जो है इंटरसेक्शन में बिलोंग्स करता है, इसलिए इंटरसेक्शन जो है ओपन सेट होगा। ठीक है, बहुत शानदार। प्रूव दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज हाउसडॉर्फ, हाउसडॉर्फ स्पेस। हमें प्रूफ करना है कि हर एक मेट्रिक स्पेस हाउसडॉर्फ स्पेस होता है। तो हम एमडी हमने एक मेट्रिक स्पेस कंसीडर कर लिया, और एक्स वाई जो है वो एम से बिलोंग्स करता है, तो एक्स और वाई बराबर नहीं है अगर, तो पहला प्रॉपर्टी क्या था, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसमें कह दिया कि एक्स और वाई बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई, एक्स और वाई 2 पॉइंट है, उसके बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है डी एक्स वाई। और डी एक्स वाई जो होता है बेसिकली यहाँ पर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में इक्वल टू जीरो तभी हो सकता है दोनों के बीच का डिस्टेंस जब यदि दोनों पॉइंट क्या हो जाए, बराबर। यहाँ कहता है ग्रेटर देन होना, ये नॉट इक्वल टू है दोनों पॉइंट्स, इसका मतलब डी एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। हमने एक आर मान लिया रेडियस, जो इसके लेंथ का फोर्थ पार्ट है, मतलब आर जो है डी एक्स वाई से, डी एक्स वाई 4 है, मतलब डी एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा उसको 4 पार्ट में बांटेंगे, तो उसका लेंथ का नाम क्या रखा, आर, क्योंकि जीरो से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। डी एक्स वाई कह सकते हैं, डी एक्स वाई के बराबर कह सकते हैं कितना, 4r। अब उसके बाद जो है हम लोग एक ओपन स्फीयर लिए एस आर एक्स, और दूसरा ओपन स्फीयर ले लिए एस ओपन सेट, ओपन स्फीयर बोल लो एस आर। ओपन सेट होगा तो जी नाम होगा, स्फीयर होगा तो एस आर होगा। एस आर एक्स और एस आर वाई दो ओपन स्फीयर कंसीडर कर लिए, जिसका सेंटर एक्स पर है और वाई पर है, और रेडियस दोनों का सेम लेंथ का है। मतलब हमने एक ओपन स्फीयर मान लिया, ये इसका रेडियस जो है आर है, इसका भी रेडियस कितना आर है, लेकिन दोनों अलग अलग है। स्फीयर का रेडियस सेम है बट दोनों अलग अलग स्फीयर्स है। ईच स्फीयर कंटेनिंग ए पॉइंट एक्स इज नेबरहुड ऑफ एक्स। जो स्फीयर होगा दोनों का, दोनों ओपन स्फीयर का के अंदर में एक पॉइंट होगा एक्स, कंटेनिंग एक्स इन नेबरहुड ऑफ एक्स। ईच ओपन स्फीयर कंटेनिंग ए पॉइंट एक्स इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर दोनों स्फीयर कोई भी पॉइंट अगर कंटेन करता है, नाम रख लो पॉइंट का एक्स, इसका मतलब जो है उसका नेबरहुड होगा x। मतलब ईच ओपन स्फीयर कंटेनिंग ए पॉइंट x इज नेबरहुड ऑफ x। और डिफिनीशन भी होता है कि हर एक पॉइंट खुद का नेबरहुड होता है, x का नेबरहुड जो है x होगा, इसका मतलब एस आर एक्स इज नेबरहुड ऑफ x, एस आर वाई इज नेबरहुड ऑफ y। मतलब x का नेबरहुड x ओपन, ये जो ओपन स्फीयर है एस आर एक्स वो x का नेबरहुड है, और एस आर वाई वाई का नेबरहुड है, लेकिन दोनों अलग अलग है, x और y अलग अलग है, सेम नहीं है। इसका मतलब इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 5। तो u इंटरसेक्शन v का वैल्यू कितना आ गया 5, u इंटरसेक्शन v का वैल्यू कितना आ गया 5। अगर पॉसिबल हो कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन हो जाए, तो उस केस में हम z नाम रख लिए उसका, एस आर एक्स इंटरसेक्शन एस आर वाई। और ये भी याद रखना कि इसका नाम रख लिए, इसके नेबरहुड का नाम रख लिए कितना, इसका नेबरहुड है ये एनबीडी है, इसका नेबरहुड यू है, इसका एक्स का नेबरहुड जो है यू है, और इसका नेबरहुड भी है। दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट अगर जेड है, इसका मतलब दोनों में एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी एग्जिस्ट करेगा, ये इसमें भी एग्जिस्ट करेगा। इसके हिसाब से कह सकते हैं डी एक्स जेड के बीच का डिस्टेंस आर से छोटा होगा, वाई जेड के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा, आर से छोटा होगा। मैट्रिक स्पेस का चौथा प्रॉपर्टी होता है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, अगर डी एक्स जेड है, अब डी एक्स जेड अब प्लस में कितना सा डी जेड वाई, ये दोनों एलिमेंट कॉमन, ये दोनों एलिमेंट पुराना वाला। इसका लेंथ भी आर है, इसका भी लेंथ कितना है आर है, हाँ जी बिल्कुल आर आर लेंथ है। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसका लेंथ 4r, ये हो गया आर आर 2r, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जेड कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 4r कभी भी 2r से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 ही है, तो यू इंटरसेक्शन भी 5 होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस, हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक स्पेस। ये प्रूफ करना है हाउसडॉर्फ स्पेस, ये हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरसेक्शन अगर दो नेबरहुड का 5 होता है तो हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी होता है। आइए सर, हमें प्रूफ करना है बेयर कैटेगरी थ्योरम को, स्टेट एंड प्रूफ बेयर कैटेगरी थ्योरम। यहां पर आपने ये देखा है भैया कि एमडी अगर मैट्रिक स्पेस है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, और एफ एन
एफ एन जो अपने पास में दिया हुआ है, एफ एन क्या है सर, सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एम सच दैट, मतलब ये क्या है सर, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है किसका, क्लोज सेट्स का, मतलब इसको सीक्वेंस बोलेंगे हम लोग, ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, F1 F2 F3 F4 इस तरह का ओपन क्लोज स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है एम सेट का। तो हमें यहाँ पर से इस प्रकार से कि F जो है यूनियन ऑफ Fn, मतलब जितना भी पॉसिबल हो सकता है इन्फिनिटी टाइम्स तक, F1 F2 F3 से लेकर F इन्फिनिटी तक, उसका यूनियन जो है उसका नाम क्या चाहिए, F है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एटलीस्ट वन Fn, मतलब F1 F2 F3 F2 इनफाइनाइट तक में कोई एक ऐसा क्लोज क्लोज सेट होगा या क्लोज सबसेट होगा जो कंटेन करता होगा क्लोज्ड स्फीयर, मतलब क्लोज सेट कंटेन क्लोज्ड स्फीयर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो एमडी मैट्रिक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, मान लिया Fn जो सीक्वेंस दिया है क्लोज सबसेट ऑफ M वो इस प्रकार से है कि F बराबर में इंटरसेक्ट यूनियन ऑफ Fn वेयर n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। Fn क्या डज नॉट, हमने पॉसिबल इफ पॉसिबल मान लिया कि भैया Fn जो वो कंटेन नहीं करता है क्लोज्ड स्फीयर, जो प्रूफ करना उसका अपोजिट मान लिया। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक K हमने मान लिया K एक सेट है जो M का मेंबर रखता है, और इस प्रकार से dx(x0) लेस देन कितना, लेस देन इक्वल टू R है, ये एनी क्लोज्ड स्फीयर है। लेस देन इक्वल टू R का मतलब ये क्लोज्ड स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है जो कंटेन करता है सेंटर अपना कहाँ पर, x0 पर, मतलब x0 वाला जो है x0 वाला ये है अपने पास में, ये क्लोज्ड स्फीयर है। और दूसरा एक क्लोज स्फीयर लिया S नाम रखा, जो कि क्या है x, x0 लेस देन इक्वल टू R/2, मतलब जितना रेडियस इसका है उसका आधा रेडियस वाला एक ओपन स्फीयर लिए, सॉरी क्लोज स्फीयर लिए, जिसका नाम क्या है S, यानी कि इस जितना इसका रेडियस है ना उसके रेडियस का आधा, मतलब ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला क्लोज स्फीयर, इसका रेडियस इसके रेडियस का आधा है। Then there exists x1 such that x1 not belongs to F, x1 F का मेंबर नहीं है। There exists a closed sphere, अब ये तो क्लोज स्फीयर है, F1 का मेंबर नहीं बट क्लोज स्फीयर है। तो अगेन एक W जो है हमने क्लोज स्फीयर लिया जो बिलोंग्स करता है, जिसका एलिमेंट बिलोंग्स करता है M से, और dx(x) लेस देन कितना लिया, R1, R1 क्या है, R/2 से भी छोटा है, मतलब ये R1 रेडियस वाला जो होगा इसके अंदर वाला होगा, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये R1 रेडियस वाला, नाम क्या है इसका, W है। और ये याद रखें W और F में कुछ भी कॉमन नहीं है। X बिलोंग्स करता है W से, इसका मतलब dx1 लेस देन इक्वल टू कितना होगा, R1। X अगर बिलोंग्स करता है S से, तो dx1 x0 लेस देन कितना होगा, R/2, मतलब D अगर x का मेंबर है, x W का मेंबर है, तो D से x तक का, से x1 तक का डिस्टेंस R/2 से छोटा होगा। अगर S का मेंबर है, इसका मतलब वो भी x1 और x0 के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, R से छोटा होगा, ऐसा कंसीडर कर लिया। तो dx(x0) लेस देन इक्वल टू dx(x1) प्लस में dx(x), इसको तोड़ दिया बाय m4, ये कहाँ से आया सर, m4 के हिसाब से। ये R/2 है लेस देन, ये भी R/2 है लेस देन इक्वल टू में, इसका मतलब कैसे, दोनों का सम क्या होगा, R से छोटा होगा, तो x बिलोंग्स कर गया K से, इसका मतलब कह सकते हैं कि x W का मेंबर था, x K से बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब W सबसेट ऑफ K। अब W क्लोज्ड सेट, W जो है इसका मतलब क्लोज्ड हो गया, जो कंटेंट करता है K, सबसेट का मतलब W कंटेंट करता, W जो है कंटेंट इन है, कंटेंट इन K, मतलब W जो है वो सबसेट है K का, इसका मतलब K के अंदर में W है, इसका मतलब W एक क्लोज्ड है जो कंटेंट इन K है, मतलब ये K से K का सबसेट है W, विच डिसजॉइंट फ्रॉम F, जो कि W जो है F से डिसजॉइंट है। K एनी क्लोज सेट है, अगर K देखा जाए तो एनी क्लोज सेट था, K एनी क्लोज सेट था जिसका रेडियस कितना था, R था, ये क्लोज्ड स्फीयर था, सॉरी क्लोज सेट नहीं क्लोज्ड स्फीयर, K क्लोज स्फीयर था जिसका रेडियस कितना था, R था, इसका मतलब K1 इज क्लोज्ड स्फीयर विथ रेडियस R1 सच दैट K1 इंटरसेक्शन F1 जो है वो 5 होगा, K और F में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5। इसी प्रकार से K2 एक क्लोज स्फीयर है जिसका रेडियस कितना होगा, हाफ, इसका एक, इसका हाफ। K2 जो है सबसेट होगा इसका K1 का, K2 और F2 में कॉमन कुछ भी नहीं हो, 5 हो। इसका मतलब ये समझिए
कि K1 का सब रेडियस सबसे बड़ा, उससे छोटा रेडियस K2 का, उससे छोटा रेडियस K3 का, इसका मतलब K1 सुपरसेट ऑफ K2, K2 इज सुपरसेट ऑफ K3, इस प्रकार से अप टू इन्फाइनाइट तक चलेगा। हाँ जी सर। अब यहाँ पर एक डेल्टा लेंगे, डेल्टा Kn लेस देन इक्वल टू 1/n, ये जीरो होगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे, इसका मतलब इसका वैल्यू टेंस टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम के हिसाब से ये क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ Kn होगा। n का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है Kn और Fn में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इंटरसेक्शन 5 होगा, Kf हमेशा 5 है। इसका मतलब K कंटेंस, इंटरसेक्शन थ्योरम के हिसाब से K कंटेंस एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ M। ये जो है वो कंटेन करता होगा एग्जैक्टली एक एलिमेंट M का, जो कि हमने रखा कितना, एक्स नॉट, जो Kn का मेंबर है, बट एक्स नॉट Fn का मेंबर नहीं है। यहाँ पर जो है n का वैल्यू 1 2 3 है, मतलब x1 K1 में भी है, एक्स नॉट K1 में भी है, एक्स नॉट K2 में भी है, बट दो f के साथ कोई भी इंटरसेक्शन करते हैं मतलब f में वो एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हमने ये कहा कि ये कंट्राडिक्ट हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, इसीलिए f बराबर कह सकते हैं यहाँ पर से f बराबर यूनियन ऑफ Fn। इसका मतलब Fn जो है एटलीस्ट वन एलिमेंट, वन क्लोज स्फीयर कंटेन करता है, जस्ट लाइक ए। ठीक है, आते हैं सर, प्रूफ दैट एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। हमें प्रूफ करना है कि जो भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होता है वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है, ये प्रूफ करना है। तो एक्स डी हमने कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस मान लिया। अगर पॉसिबल हो तो हमने कहा कि ये जो है, ये जो एक्स डी है वो क्या है, कंप्लीट नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीट, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। देयर एग्जिस्ट कूची सीक्वेंस, इसका मतलब यहाँ पर एक कूची सीक्वेंस होगा विच डज नॉट कन्वर्ज टू एनी पॉइंट इन एक्स। देखो यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसका मतलब कूची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ करना होता है। कंप्लीट का मतलब होता है कि कूची सीक्वेंस जो होगा, कूची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट। अब जब ये कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब समझ लो मेरे भाई कि ये जो है वो डज नॉट कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट एक्स के ऊपर में, एक्स का कोई भी पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करेगा। मतलब एक्स नॉट अगर एनी पॉइंट है एक्स का, तो इसका लिमिट वैल्यू जो है वो एक्स नॉट नहीं आएगा, किसका, एक्सन का। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब होता है कि लिमिट ऑफ nth टर्म जो है वो टेंस टू कितना होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं है, इसीलिए लिमिट एक्स नॉट के बराबर नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन पी, हमने मान लिया कि एक पॉजिटिव इंटीजर जिसका नाम क्या चाहिए, एप्सिलॉन पी है, which there does not exist a positive integer and not such that x and belongs to sp epsilon sp epsilon p। मतलब हमने कहा कि यहाँ पर कि एप्सिलॉन p अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो डिफिनीशन होता है कि भैया कुछ ही सीक्वेंस का एक्शन जो है वो बिलोंग्स करेगा किससे, एस P1 एक्स एस पी एप्सिलॉन पी नॉट। मतलब ये जो दिया अपने पास में, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विथ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन के पॉइंट्स का कलेक्शन है। उसी के हिसाब से, इस हिसाब से क्या लिखा हुआ अपने पास, जैसे P है तो यहाँ पर P, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 1, एप्सिलॉन 1, 2 होगा तो 2। ये डिफिनेशन है किसका, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं होता होगा। ठीक, तो हमने कलेक्शन मान लिया इसका। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ अपने पास, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन p फॉर विच देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट, मतलब एंड नॉट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला। अब हमने कलेक्शन मान लिया, कलेक्शन का नाम रखा C, तो इसके तबियत इतना अस्वस्थ है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन आप लोग का एग्जाम को देख करके मजबूरन हमें क्लास रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, समझ रहे हो बात।
मजबूरन जो हमें क्लास रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, नहीं तो आप लोगों का कमेंट इतना भर जाता है जिसका जवाब नहीं है। लेकिन क्या करें, आप लोग का भी एग्जाम है, आप लोग भी विवश हैं, है कि नहीं? हाँ, ओनली वन सहारा हमको समझते हैं, सेल्फ से कुछ करते नहीं हैं, तो मजबूरन हमको एनी हाउ सारा काम छोड़ छाड़ के आपके लिए कंटेंट बनाना पड़ रहा है। खैर चलिए, कोई बात नहीं। द कलेक्शन ये जो अपने पास में इसका जितना भी पॉसिबल केस हो, उसके कलेक्शन का नाम सी रखा। सी इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स विच इज कॉम्पैक्ट। ये क्या है सर? सी ये जो है ओपन कवरिंग है इसका एक्स का, जो कि कॉम्पैक्ट है, ऐसा हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अगर ये कॉम्पैक्ट होगा, ये अगर ओपन कवरिंग होगा, इसका मतलब ये कंटेन करेगा, ये मस्ट बी कंटेन, इट मस्ट बी कंटेन ए फाइनाइट सब कवर। यानी कि ओपन कवरिंग का डिफिनेशन होता है कि ओपन कवरिंग तभी कहलाएगा कोई भी सेट सी या कोई भी, जब वो अपने अंदर में क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ सब कवरिंग रखेगा। तो फाइनाइट नंबर ऑफ सब कवरिंग रखता होगा जी, हाँ जी, ये सी रखता होगा। इट मस्ट बी एग्जिस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ P1 P2 से लेके कहाँ तक, PK तक। मतलब इस जो P1 है उसका छोटा छोटा जो सब सीक्वेंस होगा उसका नाम रखा हमने P1 P2 से लेकर के कहाँ तक, PK तक इन X। इस प्रकार से है कि C डैश मतलब इसका ओपन सब कवरिंग जो है वो SPI एप्सिलॉन PI बाई 2, इस पूरे के बट्टा में 2 लिखा हुआ है, ठीक। हाँ, एप्सिलॉन PI बट्टा में 2, I का वैल्यू 1 से लेके K तक इज एन ओपन कवर। ये ओपन कवर है, मान लिया भैया, ओपन जितना पॉसिबल केस हो सकता है उसके कलेक्शन का नाम रख लिया। ये इसमें जो सबसे छोटा होगा उसका नाम क्या रख लिया हमने सर, एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन क्या है सर, मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन PI, मतलब 1 से लेकर के तक में जो 1 से लेकर n तक में जो छोटा वाला होगा उसका नाम रख लिया एप्सिलॉन। इसका एज ए सीक्वेंस xn इज कुची सीक्वेंस and epsilon greater than 0 there exists a positive integer and epsilon such that dxm xn less than कितना, epsilon by 2। हमने कहा कि चूंकि ये यहाँ पर एक कुची सीक्वेंस कंसीडर करना होता है, उसको कंप्लीट प्रूफ करना होता है, तो कुची सीक्वेंस का जो डिफिनीशन होता है एक्स सीक्वेंस xn जो होता है वो कुची सीक्वेंस तभी होगा जब कोई पॉजिटिव इंटीजर n epsilon एग्जिस्ट करता होगा, और dxm xn लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 या एप्सिलॉन कह सकते हो, लेकिन एप्सिलॉन बाय 2 लेना बाद में जोड़ना पड़ता है, एप्सिलॉन बाय 2 से लेस देन होगा। ये डिफिनीशन है किसका, कुची सीक्वेंस। जब यहाँ पर हम बात करें कि सी जो है अपने पास में ये क्या है सर, कवर है किसका, एक्स का। तो एक्स एन एप्सिलॉन जो है वो बिलोंग्स करे किससे, एक्स से, बिल्कुल। यानी कि इसी का छोटा छोटा टुकड़ा जो होगा वो एक्स से बिलोंग्स करेगा। देयर एग्जिस्ट ए मेंबर एस पी जे कॉमा एप्सिलॉन पीजे ऑफ किसका, सी का एक मेंबर कंसीडर कर लिया। ये इस प्रकार से है कि एक्स एन एप्सिलॉन जो है बिलोंग्स करता है किससे, एस पी जे और एस पी, याद रखना ये एप्सिलॉन बाई एस पी जे एप्सिलॉन एस पी जे कॉमा एप्सिलॉन पी जे बाई 2 जो है उसका मेंबर होगा एक्स एन एप्सिलॉन। इसका मतलब कह सकते हैं कि डी यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो इससे छोटा होगा। यस सर, अगर इससे छोटा है तो इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n तो हम इसको m4 से लिख सकते हैं कि इस दोनों को तोड़ेंगे तो ये दोनों हो जाएगा अपने मिला करके, इसका एलिमेंट यहाँ पर एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया। जी हाँ, इसका वैल्यू कितना था सर, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा था इसका वैल्यू, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा था, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा था। ये एप्सिलॉन पीजे बाय 2 से छोटा था, और इसको भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन पीजे बट्टा 2, इसको एप्सिलॉन पीजे बट्टा 2 लिख सकते हैं। मतलब इसको इसके जगह पर हम एप्सिलॉन का पीजे बना दिए, इसको दोनों को ऐड करिए, इतना आ गया एप्सिलॉन से छोटा। तो एक्सएन जो है वो एक्सएम जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, एस पीजे एप्सिलॉन पीजे से, मतलब ये सब कवरिंग से बिलोंग्स करता है, जो कि कंट्राडिक्ट हो गया हमारे एप्सिलॉन पीआई के हिसाब से। ठीक, कंट्राडिक्ट हो गया, इसका मतलब ये कंप्लीट है। कंप्लीट आपने कहा था, कंप्लीट नहीं होगा आपने कहा था, लेकिन ये उसका कंट्राडिक्शन आ गया इसलिए कंप्लीट होगा। तो इसी के साथ आपका 2019 का पी बाई क्यू हो जाता है इंड, 2019 जो है पी बाई क्यू इंड हो जाता है। अब जितना भी क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिएगा कहां कहां से उठ के आया हुआ है। 2021 के पी बाई क्यू में अगर हम चलते हैं 2021 के पी बाई क्यू में, तो 2021 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेम टू सेम 19 का पहला है। अभी थोड़ा देर पहले जो चर्चा की वही है 19 का पहला, अभी जस्ट हम बताए हैं 19 का पहला का ए सेम टू सेम क्वेश्चन 21 में डाल दिया था।
उसके बाद अगर बात करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम VBI, इसको मार्क कर लो, ये VBI क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कौन सा है सर? 2018 का PYQ आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, वीडियो मिल जाएगा आपको 2018 का PYQ, उसको देख लीजिएगा। उसमें पहला क्वेश्चन है 2018 का पहला का ए क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली 21 का पहला का बी है। अगर बात करें इसमें तो अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था एक्सट्रीम मेट्रिक स्पेस एवरी क्लोज स्फीयर इज इन एक्स इज क्लोज सेट, ये भी जस्ट प्रूफ किया था 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। अगर बात करें यहां पर से कि एक्सट्रीम मेट्रिक स्पेस इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट, ये भी 19 का 2 का बी था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डिट्टो। समझ रहे हो बात? अब बात करेंगे सर अगले क्वेश्चन की ओर, स्टेट एंड प्रूव इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन थ्योरम, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। ये आप 18 का PYQ देखिएगा, वहां भी 3 का ए है, यहाँ भी 3 का ए है, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो इवन ईयर का क्वेश्चन भी पिक करता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि इवन ईयर का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एटलीस्ट 20-22 का जरूर कर लिया, मतलब समझो ना 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल का कर लो, 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल का कर लो, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात है सर हम लोग यहाँ पर सो दैट द कंट्रेक्शन मैप टी, so that any contraction map T on metric space ED is uniformly continuous। ये भी क्वेश्चन 18 का क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, 18 का 3 का ए और 18 का 3 का बी, 21 का 3 का ए, 3 का बी था, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, इसीलिए इवन ईयर भी देख लीजिए। अब चलते हैं सर, कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस जो है वो कंप्लीट होगा, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया 2019 का क्वेश्चन नंबर 4, एग्जैक्टली 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इतना बात को समझ के चलिएगा कि ये चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आते हैं सर 23 के क्वेश्चन में, 23 का भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है, जिसमें अपने पास में ये जो क्वेश्चन था कि डी स्टार मिनिमम ऑफ 1 dxy, ये क्वेश्चन आपका था 19 का, कैपिटल एक्स होगा यहाँ पर, हाँ 19 का क्वेश्चन नंबर पहला का बी और 23 का पहला का बी सेम है। और बात करें इसमें क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज्ड बॉल है, क्लोज्ड बॉल को ही हम लोग स्फीयर कहते हैं, स्फीयर और बॉल दोनों सेम ही चीज होता है। तो एवरी क्लोज स्फीयर इज क्लोज सेट, ऐसा प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आपको 19 का 2 का ए है, जो कि आपको अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने करके बताया था, आपको 19 का 2 का ए है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सर इसमें कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, हाँ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, इन कंप्लीट मेट्रिक स्पेस एवरी क्लोज सबसेट इज कंप्लीट, तो क्लोज सबसेट लिख दे या क्लोज सब स्फीयर लिख दे, एक ही चीज, सब स्पेस लिख दे, एक ही चीज है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वो क्या है सर, 22 का क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। इवन ईयर का क्वेश्चन पिक कर लिया, 22 का देखो 23 में पूछ लिया, ऐसा होता है कई बार। एक्चुअली अगर मेट्रिक स्पेस है तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 ओपन सेट इज ओपन सेट, ये क्वेश्चन तो एकदम गारंटी है रहबे करेगा एग्जाम में, सबको तो एकदम लेके चलो मार्क करके एकदम, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, फिर ये क्वेश्चन हो गया, ये सब एग्जाम में रहबे करता है एग्जैक्टली सेम टू सेम। आइए सर, एवरी मेट्रिक स्पेस इज हाउसडॉर्फ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी जस्ट अभी बताया है आपको हमने, 19 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि फुल क्वेश्चन में पूछ दिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, अगर कुल मिला के देखा जाए तो हाउसडॉर्फ भी जो है, हाउसडॉर्फ भी क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। मतलब अगर कहा जाए तो आप अगर देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो था कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, ये 19 का चौथा क्वेश्चन था। आप यहां पर से इस बात को समझ सकते हैं कि एक हमने PYQ करा 19 का, तो उससे सारे बन गए, लेकिन कुछ इवन ईयर का क्वेश्चन भी पिक करा हुआ था। इसीलिए मैं कहूंगा आप सभी को कि आप लोग कंजूसी मत करिए, थोड़ा सा ही सम मेहनत करना पड़ेगा। 2019 टू 2023 तक का PYQ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। इतना लेकिन करना पड़ेगा, कंजूसी से काम नहीं चलेगा। अब इसमें भी मत बोलना कि कौन कौन सा VBI है, हमने बता ही दिया है सब आपको, ठीक।
तो इस सेशन में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक घर पर ही मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, और नए बच्चे जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।